अच्छा जी, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी का। ये हमारा लेक्चर 20 है। ठीक है, लेक्चर 20 में सबसे पहला जो टॉपिक है वो रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी। अब ट्रेसेबिलिटी है क्या? ट्रेसेबिलिटी है कि किसी चीज़ को ट्रेस करना। ट्रेस मतलब उसका पीछा करना कि वो कहाँ से आई, कैसे आई, डिज़ाइन कैसे हुई, इम्प्लीमेंट कैसे हुई, टेस्ट कैसे हुई, यूज़ कैसे हुई, चेंज कैसे हुई। ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, ट्रेस करने में आ जाती हैं। अवेयर का मतलब कि वो कहाँ से आई है, हाउ का मतलब कैसे आई है, उसको डिज़ाइन या इम्प्लीमेंट कैसे किया गया, या टेस्ट, यूज़ या चेंज कैसे किया गया। अब ट्रेस हम दो तरह से करते हैं, एक तो हम फॉरवर्ड ट्रेसिंग करते हैं, एक हम बैकवर्ड ट्रेसिंग करते हैं। जो हम फॉरवर्ड ट्रेसिंग करते हैं, फॉरवर्ड ट्रेसिंग का क्या मतलब होता है? फॉरवर्ड ट्रेसिंग दो फॉरवर्ड ट्रेसिंग भी दो तरह से होती है, एक फॉरवर्ड टू होती है, एक फॉरवर्ड फ्रॉम होती है। इसी तरह एक बैकवर्ड टू होती है, एक बैकवर्ड फ्रॉम होती है। फ्रॉम और टू का मतलब कहाँ से आया और इसने कहाँ पे नेक्स्ट जाना है। इसके बाद ये सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमें ट्रेसिंग चाहिए क्यों होती है। अब ट्रेसिंग चाहिए क्यों होती है कि हमने हु आस्क फॉर द रिक्वायरमेंट, कि पूछा किसने, रिक्वायरमेंट थी किसकी। ठीक है, पहली रीज़न ये हो गई। दूसरी, इसने इम्प्लीमेंट कहाँ पे होना है, इसने इम्प्लीमेंट कहाँ पे होना है, मतलब हमें हमारे सारे सवालों के जवाब इसमें चाहिए ट्रेसेबिलिटी में। जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, इसके इस तरह से हमने इसको देखना है। चेंजेस प्रॉपरली कैसे मैनेज होंगी। इसके बाद कोई मिसिंग या एक्स्ट्रा फीचर तो नहीं है। जब हम ट्रेस करते हैं तो जिस तरह हम क्लूज़ जोड़ते हैं ना, जब हम वेरिफिकेशन करते हैं किसी चीज़ की, तो एक क्लू दूसरे क्लू से जुड़ना चाहिए। इसी तरह कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए हमने ट्रेसेबिलिटी को यूज़ करना है। इसके बाद नो रिक्वायरमेंट इज़ फॉरगटन, कि कोई भी रिक्वायरमेंट इसमें भूलनी नहीं चाहिए हमें, कि कोई रिक्वायरमेंट लेफ़्ट ओवर हो तो वो ट्रेसेबिलिटी के ज़रिए चूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं दोबारा अपनी टाइप्स की तरफ। टाइप्स हैं हमारी फॉरवर्ड टू, फॉरवर्ड फ्रॉम और फॉरवर्ड बैकवर्ड टू एंड बैकवर्ड फ्रॉम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अपनी बैकवर्ड फ्रॉम के बारे में। बैकवर्ड फ्रॉम का मतलब कि ये कहाँ से आई। ठीक है, कि या तो किसी स्टेक होल्डर ने दी होगी, या किसी कस्टमर ने, या किसी डॉक्यूमेंट से आई होगी, कहीं से तो आई होगी ना। तो ये जोड़ता है रिक्वायरमेंट को सोर्स के साथ। ठीक है, कि सोर्स क्या था रिक्वायरमेंट का, ये कहाँ से आई। ठीक है, सोर्स में कौन कौन लोग होते हैं? स्टेक होल्डर्स आ जाएंगे, कस्टमर्स आ जाएंगे, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। ये सारे हमारे रिक्वायरमेंट से सोर्स आ गए। ठीक है, अब अगला कौन सा है? अगला हमारे पास है कि अगला हमारे पास आ जाता है बैकवर्ड। ये हमारा बैकवर्ड फ्रॉम था। अगला हमारा फॉरवर्ड फ्रॉम। फॉरवर्ड फ्रॉम आ गया रिक्वायरमेंट या डिज़ाइन कोड, रिक्वायरमेंट से डिज़ाइन कोड। ये जोड़ता है फॉरवर्ड फ्रॉम, कहाँ से फॉरवर्ड हो रहा है, रिक्वायरमेंट से फॉरवर्ड हो रहा है, और कहाँ तक फॉरवर्ड हो रहा है, डिज़ाइन कोड तक फॉरवर्ड हो रहा है। कि मतलब शुरू से लेकर क्या रिक्वायरमेंट थी उसको डिज़ाइन कोड से ये जाके लिंक करेगा। अब बैकवर्ड टू का क्या मतलब होता है? ये ट्रेस करता है कि बैकवर्ड डिज़ाइन से लेकर रिक्वायरमेंट पे। ठीक है, ये फॉरवर्ड फ्रॉम और जो बैकवर्ड टू हैं ये एक दूसरे का उल्टा है। कि मतलब ये फॉरवर्ड फ्रॉम करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉरवर्ड करेगा, और ये बैकवर्ड ट्रेस करेगा कि क्या वाकई सारी चीज़ें मिसिंग कोई पार्ट तो नहीं है, कोई लेफ़्ट ओवर चीज़ तो नहीं है। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, अगला जो हमारा पार्ट है वो है बैकवर्ड फॉरवर्ड टू ट्रेसेबिलिटी। फॉरवर्ड टू ट्रेसेबिलिटी क्या है? फॉरवर्ड टू रह गया है ये वाला। फॉरवर्ड टू ट्रेसेबिलिटी क्या है? कि अर्लियर डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं उनसे लेकर रिक्वायरमेंट्स का ये लिंक किस चीज़ को करता है? ये लिंक करता है कि जो बिज़नेस डॉक्यूमेंट इसके बाद बनेगा, ठीक हो गया, इसके बाद जो रेगुलेशंस हैं या पॉलिसीज़ हैं वो इनको फॉरवर्ड करेगा कि ये इनके अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो ये हमारी चार टाइप्स इसमें कवर हो गई। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया कि कैटेगरीज़ क्या हैं इसकी, कि इसकी मज़ीद किन कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड किया जा सकता है। पहली जो सबसे कैटेगरी है वो है हमारे पास रिक्वायरमेंट सोर्स कैटेगरी। ठीक है, रिक्वायरमेंट सोर्स कैटेगरी का क्या मतलब है? ये लिंक करता है रिक्वायरमेंट को सोर्स के साथ। अभी मैंने आपको पिछले इसमें बताया था कि ये सोर्स हमारे कौन कौन से हैं? स्टेक होल्डर्स, कस्टमर, डॉक्यूमेंट।
इसके अलावा ये सिर्फ सोर्स के साथ इस लिंक नहीं करता, ये रिक्वायरमेंट्स को रैशनल होता है कि आपका मकसद क्या है, ये कि जो रिक्वायरमेंट है वो उसका क्या मकसद है, वो क्यों बनाई जा रही है, हु सेड वी नीड दिस। इसके अलावा रीज़न, जस्टिफिकेशन, जो इसमें सारा कुछ ये आ जाएगा। फिर रिक्वायरमेंट को रिक्वायरमेंट के साथ जोड़ना। रिक्वायरमेंट को रिक्वायरमेंट के साथ जोड़ने का क्या मतलब है कि एक रिक्वायरमेंट जो है वो क्या दूसरी रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है या नहीं कर रही, या जो इस पे डिपेंड कर रही हैं रिक्वायरमेंट्स। यानी कि एक रिक्वायरमेंट हमारी है कि लॉगिन करना है, दूसरा हम पासवर्ड जो है वो इस यूज़र नेम पे डिपेंड कर रहा है अगर, तो ये रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट क्या होगी, ट्रेसेबिलिटी होगी कि जो एक डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट है क्या वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही। इसके अलावा अगला है हमारे पास रिक्वायरमेंट और आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या होता है, डिज़ाइन या इम्प्लीमेंटेशन, जो रिक्वायरमेंट को डिज़ाइन या इम्प्लीमेंटेशन के साथ जोड़ता है। फिर इसके बाद आ जाता है रिक्वायरमेंट से इंटरफेस ट्रेसेबिलिटी। अब रिक्वायरमेंट से जो इंटरफेस होता है, ये इंटरफेस क्या है कि थर्ड पार्टी जो होती है उससे जोड़ना है इसको, एक्सटर्नल सिस्टम्स के साथ जाके जोड़ना है इसको रिक्वायरमेंट को। यानी कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो थर्ड पार्टी की जो आप पेमेंट गेटवे यूज़ करते हैं वो क्या है, वो आपका रिक्वायरमेंट टू इंटरफेस ट्रेसेबिलिटी है। इस तरह ये हमारे पास ये सोर्स, रैशनल, रिक्वायरमेंट, आर्किटेक्चर और ये हैं। और इसको आप याद कर सकते हैं, सम रूट्स रिक्वायर क्योंकि इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन रिक्वायर डेंजरस इनिशिएटिव्स, राइट। ये आप ट्रिक आप इसे याद कर सकते हैं। एस से आप सोर्स, आर से रैशनल, आर से रिक्वायरमेंट, आर्किटेक्चर या डिज़ाइन, और आई से इनिशिएटिव से इंटरफेस, मतलब आया है दोनों का तो इंटरफेस। आप ये एक लाइन याद कर लें, आप सारी कैटेगरीज आपको इससे याद हो जाएंगी। अच्छा, इससे अगला टॉपिक हमारा ट्रेसेबिलिटी में आ जाता है। ट्रेसेबिलिटी का टेबल है, ठीक है। वो टेबल हम क्यों बनाते हैं, टेबल हम बनाते हैं कि हमारी जो एक आर, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी रिक्वायरमेंट है नंबर 1, और ये हमारा एक डिज़ाइन है, डिज़ाइन नंबर 1, और हमारा एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 1, ठीक है। और हमारा एक टेस्ट हुआ है, लाइक जो इंटरफेस टेस्ट हुआ है वो है टेस्ट नंबर 1। अब हमारी जो रिक्वायरमेंट 1 है वो किस किस से जो है ना वो ट्रेस की जा सकती है, डिज़ाइन में भी मॉड्यूल में भी वो यूज़ हो रही है। ये लिंक करती है, ये रिलेशनशिप बताती है आपको। जो टेबल है वो आपको रिलेशनशिप बता रहा है रिक्वायरमेंट्स का किसके साथ, अदर एलिमेंट्स के साथ, रिक्वायरमेंट्स का अदर एलिमेंट्स, ठीक हो गया। ये हमारा इसने बता दिया कि R01 किसके साथ लिंक्ड है, डिज़ाइन के साथ और मॉड्यूल के साथ। इसका मतलब कि इसका टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद R02 है, मैंने सिर्फ डिज़ाइन 1 को टिक किया। इसका क्या मतलब हुआ कि ये डिज़ाइन 1 से लिंक्ड है और फॉर एग्जांपल ये टेस्ट से लिंक्ड है, इसका मतलब इसका मॉड्यूल से कोई लेना देना नहीं है। ये हेल्प करता है आपको ट्रेस करने में कि आपने अगर डिज़ाइन और टेस्ट को ट्रेस किया तो आपने R2 रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर लिया। इसका मतलब है कि आपको मॉड्यूल में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये हैं टेबल्स के। टेबल का यूज़ यही है कि ये इजी होते हैं, क्लियर होते हैं, ट्रैकिंग विजिबिलिटी इनमें बहुत इजीली एनालाइज की जा सकती है, ठीक है। इसके बाद 7 है हमारे पास, नीड क्या है, ज़रूरत क्या पड़ी है हमें कि ट्रेसेबिलिटी पॉलिसी की ज़रूरत क्यों है, जो ट्रेसेबिलिटी की पॉलिसी है। अब देखें, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है हमारे पास जिसको हमने ट्रेस करना है। फिर एक्सपेंसिव टू कलेक्ट एंड अपडेट, कंटिन्यूस चेंज इन रिक्वायरमेंट्स, और विदाउट पॉलिसी ये कन्फ्यूजन और इनकन्सिस्टेंसी को लीड करता है। ये बहुत जनरल से पॉइंट्स हैं, ये आप अपने पास से भी लिख सकते हैं, इनको ट्रिक या किसी चीज़ से याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब ट्रेसेबिलिटी की इंफॉर्मेशन क्या होती है, ट्रेसेबिलिटी की इंफॉर्मेशन, ये आपके पास ये पॉइंट सारे आ जाते हैं। ट्रेसेबिलिटी पॉलिसी है क्या, ट्रेसेबिलिटी पॉलिसी है क्या, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें ट्रेसेबिलिटी पॉलिसी है हमारे पास, पहले सबसे आता है उसमें ट्रेसेबिलिटी इंफॉर्मेशन, ठीक है।
पॉलिसी में आपके पास सबसे पहले व्हाट इन्फॉर्मेशन टू रिकॉर्ड, आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है। इसके बाद आपकी टेक्निक्स आ जाती हैं दूसरे नंबर पे, ट्रेसेबिलिटी टेक्निक्स आ जाती हैं। टेक्निक्स का क्या मतलब है? टेक्निक्स का मतलब जैसे अभी हमने एक टेबल बनाया, ये भी एक टेक्निक थी। इसके बाद हमने टूल्स बनाए, वो भी एक टेक्निक है। डॉक्यूमेंट्स बनाए, वो भी एक टेक्निक है कि हमने डाटा ट्रेस कैसे किया हुआ है, ठीक है। अब व्हेन टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, इसके बाद हमारा जो थर्ड पार्ट आ जाता है वो पॉलिसी में कि आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन या ट्रेसेबिलिटी करनी कब है। आपने करनी है, हमने पिछले लेक्चर्स में जो 18 तक लेक्चर था उसमें पढ़ा था कि जब हम इलिसिट कर रहे होते हैं डेटा को तब, जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं डेटा को तब, ये फेजेस हम पिछले उसमें पढ़ चुके हैं। टेस्टिंग या मेंटेन हम कर रहे होते हैं डेटा को, हमने तब करनी होती है, ठीक है। ये हमने कब करनी है, हमारे पास तीन चीज़ें आगे, इन्फॉर्मेशन, टेक्निक्स, व्हेन के कब करना है। चौथा नंबर आता है रोल्स का। रूल्स क्या हैं? रूल्स हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है ट्रेसेबिलिटी करने का। एक तो एनालिस्ट जो होते हैं, जो एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम को। दूसरा जो डिज़ाइनर्स हैं वो। तीसरा जो टेस्टर्स हैं, ठीक है, जो टेस्ट कर रहे हैं डेटा को। ये सारे इन्होंने बैकवर्ड टू फॉरवर्ड फ्रॉम, बैकवर्ड फ्रॉम और बैकवर्ड टू, ये सारी फॉरवर्ड टू, ये सारी इन्होंने करनी होती है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रेसेबिलिटी के लिए। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है? डॉक्यूमेंटेशन है व्हेन ट्रेसेबिलिटी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, कब ये रिक्वायर्ड नहीं होती। इसके बाद प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग इंफॉर्मेशन, इसमें डॉक्यूमेंटेशन ये जब पॉलिसी रिक्वायर्ड ना हो तो आपने रीज़न देना होता है कि क्यों पॉलिसी रिक्वायर्ड नहीं है। देन सिक्स्थ हमारे पास पार्ट आ जाता है प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। अब हाउ ट्रेसेबिलिटी डेटा इज़, अब प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग का मतलब है कि आपने डेटा को स्टोर कैसे किया, अपडेट कैसे किया, मेंटेन कैसे किया, ठीक है। ये हमारा लेक्चर हो गया कंप्लीट। अच्छा, इसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है प्री आर एस। आर एस इज़ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और इसके बाद आएगा पोस्ट आर एस। प्री आर एस क्या है? प्री आर एस है कि ये रिक्वायरमेंट्स को ट्रैक करता है। अब रिक्वायरमेंट्स यहाँ प्री आर एस से ही पता चल जाना चाहिए कि ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, तो ये रिक्वायरमेंट्स को ट्रैक करेगा, लेकिन कब करेगा? प्री। प्री इज़ बिफोर दे आर फाइनलाइज्ड। RS is basically a document which is called as requirement specification, right? Requirements before they are finalized, right? अब इसमें क्या करेगा? इसमें ये कनेक्ट करता है स्टेक होल्डर स्टेटमेंट्स, मतलब स्टेक होल्डर की क्या स्टेटमेंट थी, इसके बाद इंटरव्यूज़ जितने भी हुए उनको कनेक्ट करेगा आपस में, मतलब सारा डेटा ट्रैक करेगा कि जब फाइनलाइज होने से पहले पहले एक दफ़ा जिसको कहते हैं ना रिव्यू करना, वो सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स देखेगा और सारी पॉलिसीज़ देखेगा। ये होगा हमारा प्री आर एस, ठीक है। इसमें बहुत सारी रॉ स्टेटमेंट्स भी आएंगी, सब कुछ आएगा। अब पोस्ट आर एस, इसका क्या मतलब हो जाएगा? आफ्टर द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, आफ्टर द आर एस जो फाइनलाइज हो गई। अगर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन फाइनलाइज हो गई उसके बाद अब ये क्या करता है? उसके बाद ये डिज़ाइनिंग स्टार्ट करता है। जब आपकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फाइनलाइज हो गई, फिर आपकी डिज़ाइनिंग स्टार्ट होती है, कोड होता है, टेस्ट होता है और डिप्लॉयमेंट होती है, ठीक है। ये वैसे भी हमारे मेन फेजेस हैं। ये आफ्टर रिक्वायरमेंट आर एस आपने वर्ड याद रखना है, ये किसके लिए? रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के लिए, ठीक है। अब आफ्टर क्या होगा? आफ्टर डिज़ाइन, कोड, टेस्ट, डिप्लॉयमेंट होगी। और पहले क्या होगा? पहले फाइनलाइज होगा, स्टेट, इंटरव्यूज़, डॉक्यूमेंट, पॉलिसी सारी देखेगा और फिर उसको फाइनलाइज करेगा, ठीक है। तो ये हमारे दो मेजर कॉन्सेप्ट हो गए, प्री आर एस का और पोस्ट आर एस का, ठीक है। ये आप एक दफ़ा देख लें। सॉरी, कैमरा थोड़ा सा टर्न था। अच्छा, अगला जो हमारा मेजर टॉपिक है वो है प्रोटोटाइपिंग। अब प्रोटोटाइप बेसिकली होती क्या है? प्रोटोटाइप होती है कि जो इजी वेरिएंट ऑफ सिस्टम होता है, यानी कि मैंने एक पूरी ऐप बनानी है और मैं सिर्फ उसका एक जो है ना इंटरफेस बना के कि ऐप कैसी दिखेगी, ठीक है, मैं उसका इंटरफेस बना देती हूँ या बहुत बेसिक सा वेरिएंट बना देती हूँ कि इसमें ये फीचर्स होंगे या ये ऐप इस तरह की होगी, वो हो मेरी प्रोटोटाइप हो जाएगी, ठीक है। प्रोटोटाइप का असल मकसद ये है। प्रोटोटाइप अब बनाते क्यों हैं? प्रोटोटाइप के तीन मकसद होते हैं। एक अंडरस्टैंड करना होता है, एक एक्सप्लोर करते हैं हम सॉल्यूशंस को कि, और दूसरा इस एक्सप्लोर करने से सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये होता है कि ये विजुअल एक बंदे के पास आ जाता है। देख लेता है जब बंदा चीज़, तो उसको तसल्ली हो जाती है कि वाकई ये मैंने चीज़ बनवानी है।
तो हम ये ज़्यादातर उनको देते हैं जो स्टेक होल्डर्स होते हैं इसके। इसके बाद जो ये हमेशा फाइनलाइज नहीं होती, ये नॉट ऑलवेज़ फाइनल। इसके 3 पॉइंट्स हैं, ये अंडरस्टैंड करने के लिए होती है, एक्सप्लोर सॉल्यूशंस करने के लिए होती है, और ये हमेशा फाइनल नहीं होती, ठीक है। अब इसके बाद प्रोटोटाइप इज़ नॉट इक्वल टू द फाइनल सिस्टम। इट मे इंक्लूड सम अदर फीचर्स, ओनली यूज़र इंटरफेस, इट कैन बी ओनली डिफ़िकल्ट पार्ट्स, ठीक है। तो इसका ये इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है ना फाइनल या फाइनल पार्ट को हम फाइनल ऐप या फाइनल जो भी हमने करना है उसको हम ये नहीं कह सकते। अब ये पावरफुल क्यों होती हैं? ट्राई कर सकते हैं इसे हम, ज़ाहिर सी बात है। अब हमारे पास अगर कोई एक प्रोटोटाइप, एक बेसिक सी फॉर्म आ गई, उसको हम ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, मतलब अगर हमने कोई मिस्टेक वगैरह निकालनी है या हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए तो उसके लिए हम इम्प्रूवमेंट सजेशन कर सकते हैं। इसके अलावा हम उसको देख सकते हैं, ठीक है, विजुअल अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और टाइप्स ऑफ प्रोटोटाइप्स, एक दो तरह की प्रोटोटाइप्स होती हैं, एक होती है थ्रो अवे और एक होती है इवोल्यूशनरी। अब नाम से बहुत क्लियर हो चुकी है ये बात, ठीक है। थ्रो अवे क्या होती है, जिस प्रोटोटाइप को हमने फेंक देना है, और इवोल्यूशनरी क्या होती है, जिसको हमने रखना है और उसी में मज़ीद चेंजेस करने हैं, ठीक है। अब ये तो इसका हो गया मेजर जो पार्ट है वो हो गया इसका प्रोटोटाइप का, ठीक है। अब डिफ़िकल्ट रिक्वायरमेंट्स, प्रोटोटाइप हम बनाते क्यों हैं? हमने तो सिंपल चीज़ें नहीं उसमें डालनी होती। प्रोटोटाइप में हमेशा जो डिफ़िकल्ट पार्ट है ना, जो आपको समझ नहीं आ रहा है या आपको कंफ्यूज कर रहा है, वो आपने उसकी प्रोटोटाइप बनानी होती है। जो सिंपल पार्ट है वो तो सबको समझ आ जाते हैं, ठीक है। जो डिफ़िकल्ट पार्ट है, जो ट्रिकी पार्ट है, हम उसका प्रोटोटाइप हमेशा से बनाएंगे, ठीक है। अब थ्रो अवे क्या होती है? थ्रो अवे मतलब जिसको हमने फेंक दिया। एवोल्यूशनरी क्या होती है, जिसमें हमने, जिसको हम चेक कर सकते हैं, या जो फ्रेंडली है और जो सारा कुछ है, जिसको हम एवोल्यूशन मतलब जिसको हम मज़ीद बेहतर बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। थ्रो अवे हमारे पास हो गया, थ्रो द प्रोटोटाइप अवे। और इसके अलावा यूज़र इंटरफेस वगैरह। अब ये देखिए इसके की यूजेस क्या हैं, ये फिजिबिलिटी चेक कर लेगा, वैलिडेट कर लेगा चीज़ों को। और इवोल्यूशनरी जो होगा वो डिलीवर अ वर्किंग सिस्टम, वो पूरा एक वर्किंग सिस्टम होगा, लेकिन वो इवोल्यूशन मतलब कि उसमें अभी चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। और वो क्विक नहीं होना चाहिए। इवोल्यूशनरी जो होता है ना, वो आपका हमेशा वेल डिज़ाइंड होना चाहिए, मतलब उसमें आपने इम्प्रूवमेंट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसका एक प्रॉपर आपने डिज़ाइन बनाना है, क्योंकि वो इवोल्यूशनरी है, उसी में हमने चेंजेस करने हैं। अगर हम उसकी प्रोटोटाइप ही गंदी सी बना देंगे तो फिर वो उस तरह से अपीलिंग नहीं होगा, ठीक है। अब थ्रो अवे वर्सेस इवोल्यूशनरी आप खुद बहुत आसानी से कर सकते हैं। थ्रो अवे जो होगी क्विक और डर्टी होगी, दूसरी क्लीन होगी। थ्रो अवे के हार्ड पार्ट्स होंगे और इसके जो होंगे एवोल्यूशनरी के वो अंडरस्टूड पार्ट्स होंगे। थ्रो अवे को हमने डिस्कार्ड कर देना है, एवोल्यूशनरी को हमने फ़ाइनल बनाना है। थ्रो अवे लो क्वालिटी की होगी, एवोल्यूशनरी हाई क्वालिटी की होगी। और थ्रो अवे की स्पीड ज़रा ज़्यादा होगी, और दूसरी जो होगी वो एवोल्यूशनरी, वो उसमें स्पीड ज़रा कम होगी, क्योंकि अभी वो बेसिक वेरिएंट होगा लेकिन होगा फ़ाइनल का, ठीक है। अब ये इधर से ही आपने इसके बेनिफिट्स निकाल लेने हैं। अब कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। अब प्रोटोटाइप की दो मेन कॉस्ट होती हैं। कॉस्ट जो होती है ना, वो होती है, एक होती है ट्रेनिंग कॉस्ट। मैं आपको मेजर मेजर पार्ट इसलिए बता रही हूँ जिससे वीडियो लंबी ना हो जाए। ट्रेनिंग कॉस्ट एक होती है, एक होती है डेवलपमेंट कॉस्ट, ठीक है। अब ट्रेनिंग कॉस्ट क्या होती है? ट्रेनिंग कॉस्ट होती है स्पेशल टूल्स, ठीक है। और डेवलपमेंट कॉस्ट होती है, ये टाइप पे डिपेंड करती है, ठीक है, टाइप डिपेंडेंट होती है। ट्रेनिंग कॉस्ट मींस कि आपने जब भी आपने प्रोटोटाइपिंग बनाई, आप उस पर ट्रेनिंग कॉस्ट लगाएंगे। ट्रेनिंग कॉस्ट होती है जो आप ट्रेन करते हैं डिफरेंट स्टाफ को या स्पेशल टूल्स को कि आपने क्या क्या काम करना है। और डेवलपमेंट कॉस्ट वो होती है जो आपकी जो सारी ऐप है या कुछ भी है उसकी आपने डेवलपमेंट कैसे करनी है। अब प्रोटोटाइपिंग का प्रॉब्लम क्या होता है, ये स्केड्यूल को एक्सटेंड कर देती है, इनकम्प्लीट रहती है। इसके अलावा अच्छा, अब हम आएंगे अप्रोचेस टू प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। पेपर, विजिट ऑफ ओजी एंड एग्जीक्यूटेबल, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ गया वो क्या आ गया? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अप्रोचेस टू प्रोटोटाइपिंग, ठीक हो गया। अब पेपर, इसकी तीन अप्रोचेस हैं। पेपर है, विजिट ऑफ ओजी है, और इसके बाद थर्ड हमारे पास है ये एग्जीक्यूटेबल है, ठीक है।
अब हम लोग सबसे पहले करेंगे पेपर प्रोटोटाइपिंग क्या है। पेपर प्रोटोटाइपिंग है कि मैंने कागज़ पे उठा के ना मैंने सारी चीज़ें बना दी कि इस तरह की आपकी स्क्रीन दिखेगी, इस तरह का आपका यूज़र फेस इंटरफेस होगा, इस तरह का आपका फॉर्म होगा, ये बटन होगा। जैसे मैंने पेपर पे कोई स्केच बना दिया, ठीक है। ये बहुत चीप होती है, प्रोफेशनल नहीं होती और फास्ट होती है, और इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब विज़र्ड ऑफ ओजी क्या होता है? ह्यूमन सीक्रेटली सिमुलेट्स द सिस्टम रिस्पॉन्स। अब यूज़र जो है वो यूआई और ह्यूमन विज़र्ड रिस्पॉन्स, मतलब अब मैंने कोई ऐप यूज़ की, मैंने एक इंटरफेस बना दिया उससे कि ये होगा, और ये जो है ना ये एक विजुअली भी अपीलिंग होती है और ये रिस्पॉन्स भी ले सकती है। मतलब अब मैंने ये बटन बना दिया, मैं इसको डिलीट भी कर सकती हूँ, पेपर पे मैं ये नहीं कर सकती, ठीक है। या जो इसके अलावा जो एग्जीक्यूटेबल होती है वो हम बनाते हैं प्रॉपर विजुअल स्टूडियो वगैरह में। ये जो है ये हम एडोब में बना सकते हैं, कैनवा में बना सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये विजुअल स्टूडियो में बनती है और ये प्रॉपर ऐप की तरह होती है और ये एग्जीक्यूट की जा सकती है, ठीक है। आपने जो वर्ड याद रखना है वो लिखना है PWE, ठीक है। PWE आपने याद रखना है। ये क्या है? ये है हमारे पास अप्रोच है प्रोटोटाइपिंग की, ठीक हो गया। ये हमारा प्रोटोटाइपिंग का लेसन भी कवर हो गया। ओके, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिक्वायरमेंट राइटिंग। रिक्वायरमेंट राइटिंग में हमने जो है ना वो अंडरस्टैंड करते हैं हम कि 3 चीज़ें होती हैं उसमें। क्लियर अंडरस्टैंडिंग के रिक्वायरमेंट राइट हम क्यों करते हैं कि हमें जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए और सिस्टम ने क्या करना है और क्या जो हम बना रहे हैं वो वैलिड है, मतलब जो वो ठीक बन रहा है, और वेरिफिकेशन करनी है कि वो वाकई ठीक है या नहीं है।